26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 सोवियत यूनियन में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रिएक्टर नंबर 4 आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है। रिएक्टर के ऊपर जो लिड लगी हुई है वो हिलने लग जाती है। पूरी बिल्डिंग्स में इसके शॉक वेव्स देखने को मिलते हैं। वहां मौजूद वर्कर्स को रियलाइज होता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होने लग रहा है रिएक्टर के अंदर, ये कंप्लीटली कंट्रोल के बाहर जा चुका है। हमें इस रिएक्टर को बंद करना पड़ेगा। इसी रीजन से इनमें से एक वर्कर जल्दी से जाकर इमरजेंसी शटडाउन का बटन दबाते हैं। इस बटन को दबाने से कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर घुस जाएंगी और रिएक्शन को होने से रोकेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। बटन दबाने के बाद कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर घुस तो जाती हैं, लेकिन उनके अंदर घुसते ही तुरंत एक धमाका हो जाता है, एक बड़ा एक्सप्लोजन। इस धमाके से पूरा रिएक्टर आग की लपटों में घिर जाता है। जो हानिकारक रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद है वो आग की मदद से हवा में जाता है और इतनी मात्रा में हानिकारक न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज होती है इस डिजास्टर से कि ये 400 हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब के बराबर होती है। इस डिजास्टर को दुनिया का वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है आज के दिन तक। जो रेडिएशन हवा के जरिए फैलती है उससे ना सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि स्पेन से लेकर स्वीडन तक पूरे यूरोप पर उसका असर दिखता है। यूनाइटेड किंगडम में रेडियो एक्टिव बारिश देखने को मिलती है। जो रेडियो एक्टिव डस्ट पहाड़ियों में घास पर गिरता है उसे गाय खाती है और गाय के दूध में रेडिएशन की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हजारों बच्चों को थायराइड कैंसर हो जाता है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों, आखिर ये चेरनोबिल डिजास्टर हुआ क्यों, क्या कारण थे इसके पीछे और क्या इसका असर देखने को मिला दुनिया पर। But a nuclear accident in the Soviet Union at Nobles Reactor 4, the scene of the total meltdown. That explosion at a nuclear plant in the Soviet Union. Nuclear reactor in Ukraine's Chernobyl power plant. Of explosions powerful enough to blow off the steel and concrete lid. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोस्तों सोवियत यूनियन ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया न्यूक्लियर पावर में। ढेर सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए और इनमें से एक था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसका ऑफिशियल नाम था व्लादिमीर लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसे अर्ली 1970s में बनाया गया था और इवन दो इसका नाम चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट रखा जाता है, ये चेरनोबिल शहर में नहीं बना था। चेरनोबिल एक छोटा सा शहर था करीब 16 किलोमीटर दूर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से। लेकिन ये चेरनोबिल प्लांट दोस्तों सोवियत यूनियन के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से था। इसमें 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे RBMK 1000 डिजाइन के। RBMK 1000 एक टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। पहले 2 रिएक्टर्स का ऑपरेशन शुरू हुआ था 1977 में, तीसरे का 1981 में और चौथे का 1983 में। पावर प्लांट्स का पर्पस होता है बिजली जनरेट करना। इस केस में हर रिएक्टर 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता था। चारों रिएक्टर साथ में मिलकर पूरे यूक्रेन देश की 10% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड कर सकते थे। तो अब इमेजिन कर सकते हो कितने पावरफुल थे ये रिएक्टर्स। अब इस चेरनोबिल डिजास्टर पर आए तो ये डिजास्टर रिएक्टर नंबर 4 में हुआ था, जब एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट चलने लग रहा था। एग्जैक्टली क्या हुआ था इस दिन, ये समझने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। अब बिजली जनरेट करने के ज्यादातर तरीकों में सिंपल से सिंपल शब्दों में कहूं तो आपको एक पहिया घुमाना पड़ता है, मूवमेंट चाहिए होती है, काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है वो पहिए को घुमा देता है, वहां से एनर्जी आती है। विंड एनर्जी में हवा उस टरबाइन को घुमाती है जिससे वो घूमने लग जाता है, वहां से एनर्जी आती है। थर्मल पावर प्लांट्स में जहां पर कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां पर स्टीम रिलीज होती है कोयले को जलाने से और वो स्टीम बाद में जाकर पहिए को घुमाती है, काइनेटिक एनर्जी वहां से बनती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी के केस में भी पहिया घुमाने का काम एक्चुअली में स्टीम करती है, लेकिन स्टीम बनाने के लिए हमें पानी को हीटअप करना पड़ता है। थर्मल एनर्जी के केस में कोयला हीटअप कर देता है पानी को। न्यूक्लियर एनर्जी के केस में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होने लग रहा है वो पानी को हीटअप करता है। अब एक स्कूल की किताब से इस डायग्राम को देखिए, ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं एक टरबाइन है जो घूमता है स्टीम की वजह से, और वो स्टीम जनरेट होती है क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से पानी हीटअप हो जाता है। अब ये जो पानी है ये कूलेंट का भी काम करता है। रिएक्टर के आसपास ओवर हीटिंग रोकने के लिए ये पानी की सप्लाई कांस्टेंट होनी जरूरी है। चेरनोबिल प्लांट में पानी एक्चुअली में लिया जाता था पास के एक मैन मेड वाटर रिजर्वायर से, एक नदी भी गुजरती थी साइड से। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पानी की सप्लाई हमेशा कंसिस्टेंटली होनी चाहिए यहाँ पर, और इसके लिए वाटर पंप्स जो पानी को पाइप्स में पुश करने लग रहे हैं वो हमेशा चलते रहने चाहिए। लेकिन तब क्या होगा जब एक पावर कट हो गया, बिजली चली गई, तो ये इंश्योर करने के लिए ये वाटर पंप्स हमेशा चलते रहें
चेरनोबिल प्लांट्स में कुछ बैकअप डीजल जनरेटर्स थे जो हमेशा उन पंप्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रह सके, लेकिन इन जनरेटर्स को चालू करने में 1 से 2 मिनट का समय लगता था। उन 1 से 2 मिनट के लिए भी कोई और पावर सोर्स चाहिए था ताकि ये चलते रह सके वाटर पावर। और चेरनोबिल रिएक्टर को बनाने वालों ने कहा था कि ये जो एक्स्ट्रा 1-2 मिनट के लिए बिजली चाहिए होगी हमें, ये एक्चुअली में न्यूक्लियर रिएक्टर से ही आ सकती है। ये जो टर्बाइंस होंगे ये घूमते रह रहे होंगे कुछ स्टीम की वजह से, रिएक्टर शटडाउन होने के बाद भी कुछ तो स्टीम होगी, कुछ 1-2 मिनट तक एक्स्ट्रा रहेगी, वो काफी होगी इन पंप्स को पावर करने के लिए। तो उस 26 अप्रैल की रात को दोस्तों इसी चीज को लेकर टेस्टिंग होने लग रही थी। अगर बिजली चली जाती है, क्या वो टर्बाइंस के घूमने से इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी कि ये वाटर पंप्स को पावर दी जा सके? ये टेस्ट पहले भी किया गया था दोस्तों, लेकिन रिएक्टर नंबर 4 पर ये टेस्ट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। वर्कर्स की उम्मीद थी कि आज रात तो कम से कम ये टेस्ट सक्सेसफुल हो जाए। इससे एक दिन पहले 25 अप्रैल की रात को इन्होंने टेस्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन हो नहीं पाया था, एक दिन डिले हो गया टेस्ट। जो काम करने वाले वर्कर्स थे इस प्लांट में, उन्हें ढंग से नींद भी पूरी नहीं मिली थी कि 25 अप्रैल रात के 11:10 पर ये टेस्ट की प्रिपरेशन फिर से चालू करते हैं। अब आगे की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा रिएक्टर की साइंस को समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन होने लग रहा है वो कैसे होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का जो कोर है, जो मेन पार्ट है, वो मेनली 3 चीजों से बनता है: फ्यूल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स और मॉडरेटर। फ्यूल रॉड्स बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूल है जिसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन हो पा रहा है। इस केस में यूरेनियम डाइऑक्साइड एनरिच्ड विद यूरेनियम 235 आइसोटोप। हम सब जानते हैं कि एटम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बनता है और हर एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। अब कई एलिमेंट्स के आइसोटोप्स भी होते हैं। आइसोटोप्स बेसिकली एक तरीके की वेरिएशन है एलिमेंट्स में। जैसे यूरेनियम एक एलिमेंट हो गया तो इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 234। अलग अलग आइसोटोप्स में प्रोटॉन्स सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। और कुछ बहुत रेयर ऐसे आइसोटोप्स होते हैं कुछ एलिमेंट्स के दोस्तों जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन अंडरगो कर सकते हैं। यूरेनियम 235 एक ऐसा आइसोटोप है यूरेनियम का जिसमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो सकता है और जिससे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हो सकती है। ये यूरेनियम वाला आइसोटोप अपने आप में अनस्टेबल है जिसकी वजह से टूटते रहता है और रेडिएशन रिलीज होती रहती है। ये रखे रखे ही डिसइंटीग्रेट होते रहता है, लेकिन कोई न्यूट्रॉन इससे आकर टकराए तो भी ये टूट सकता है। इन दोनों केसेस में इसे एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस में इस एलिमेंट का एक एटम 2 में स्प्लिट होता है और साथ में 2-3 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा बनते हैं। इसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी रिलीज होती है जो थर्मल एनर्जी में बन जाती है, जो एनर्जी बाद में जाकर उस पहिए को घुमाती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो जाकर और एटम से टकराते हैं जो और टूटते रहते हैं फिर, और देखते ही देखते एक चेन रिएक्शन होने लग जाता है जिसे हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस केस में कंट्रोल रॉड्स बनी है बोरॉन कार्बाइड की। बोरॉन एक्चुअली में एक ऐसा एलिमेंट है जो न्यूट्रॉन्स को बड़े अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स बनने लग रहे हैं, अगर वो बोरॉन में जाकर एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो वो बाकी एटम से जाकर टकराएंगे नहीं और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में जहां जहां पर फ्यूल रॉड्स को इंसर्ट किया जाता है उनके साइड में कंट्रोल रॉड्स को भी इंसर्ट किया जाता है पूरे न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। जितना ज्यादा अंदर घुसाओगे आप इन कंट्रोल रॉड्स को, उतना ही ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा रिएक्शन। इसके अलावा जो तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी मॉडरेटर, इसके इसमें ग्रेफाइट के ब्लॉक्स हैं मॉडरेटर। ये एक्चुअली में रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं। ग्रेफाइट एक्चुअली में जो न्यूट्रॉन्स की एनर्जी है उसे स्लो डाउन कर देता है, जिससे चांस बढ़ जाता है कि न्यूट्रॉन्स जाके और यूरेनियम एटम से टकराएंगे और रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। आज के दिन ज्यादातर न्यूक्लियर प्लांट्स में पानी को इस्तेमाल किया जाता है एज मॉडरेटर, लेकिन आरबीएम के रिएक्टर जो चेरनोबिल में इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें ग्रेफाइट को इस्तेमाल किया जाता है एज मॉडरेटर। तो इस पूरी साइंस को अगर समराइज करें, आप इमेजिन करो एक गाड़ी रास्ते पर चल के जा रही है। अब गाड़ी में गैस का पेडल दबाओगे तो गाड़ी स्पीड से आगे भागेगी, ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी धीरे हो जाएगी, रुक जाएगी। हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर के केस में जो गाड़ी रास्ते पर चलकर जा रही है वो है यूरेनियम की फ्यूल रॉड्स जहां पर रिएक्शन होने लग रहा है। मॉडरेटर यहां पर गैस पेडल का काम करता है, उसे दबाओगे तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा, और कंट्रोल रॉड्स यहां पर ब्रेक का काम करती हैं, ब्रेक को दबाओगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। चेरनोबिल डिजास्टर का जो आफ्टर इफेक्ट देखने को मिला वो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से भी कहीं ज्यादा हानिकारक। आज के दिन आप इसका जीता जागता एग्जाम्पल देख सकते हैं कि चेरनोबिल की जो डिजास्टर जोन है वहां पर लोग नहीं जा सकते, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वो। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी 2 ऐसे शहर है जहां पर कितने लोग रहने लग रहे हैं, उन एरियाज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई। तो 26 अप्रैल की उस रात को वर्कर्स टेस्टिंग करने लग रहे थे।
वर्कर्स को काम दिया गया था कि ये 1600 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से, इस पावर को नीचे कर 700 मेगावाट्स तक लाया जाए। लेकिन जैसे ही वर्कर्स ने कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट किया, ये पावर और कम हो गई। वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे पावर कम होगी, उससे भी ज्यादा कम हो गई, 30 मेगावाट्स तक चली गई। वहां काम करने वाले वर्कर्स को समझ में नहीं आया कि ऐसा हो क्यों रहा है। इसके पीछे रीजन था दोस्तों कि इस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में एक बाय प्रोडक्ट बनता था ज़ीनॉन 135। ज़ीनॉन 135 भी बोरॉन की तरह बड़े अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता था न्यूट्रॉन्स को। क्योंकि ये साइड प्रोडक्ट बनने लग रहा था इस रिएक्शन में, तो ये ज्यादा न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब किया जा रहा था और वो ब्रेक थोड़ा ज्यादा दब रहा था, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी लोअर देन एक्सपेक्टेड प्रोड्यूस हो रही थी। आमतौर पर जब ये ज़ीनॉन प्रोड्यूस होता है एक न्यूक्लियर रिएक्शन में, तो ये अपने आप ही जल जाता है या डीके कर जाता है कुछ घंटों बाद। लेकिन इस केस में ये न्यूक्लियर कोर में एक्यूमुलेट होता गया, क्योंकि पावर आउटपुट यहाँ पर पहले से ही लो था। जब इतना ज्यादा ज़ीनॉन एक्चुअली में रिएक्टर कोर में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, तो इसे ज़ीनॉन पॉइजनिंग कहते हैं। इससे रिएक्शन और स्लो होता गया। ये देखकर कि बहुत कम बिजली प्रोड्यूस होने लग रही है एक्चुअली में, उस वक्त के जो शिफ्ट सुपरवाइजर थे एंटोली, उन्होंने ऑर्डर किया वर्कर्स को कि थोड़ी कंट्रोल रॉड्स बाहर निकालो। कंट्रोल रॉड्स बाहर निकालेंगे तो रिएक्शन थोड़ा स्पीड अप हो पाएगा। 26 अप्रैल रात के 1 बजे इसी की वजह से जो पावर थी वो 200 मेगावाट तक पहुंच गई। लेकिन फिर भी अपना टेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनका मकसद था उस पावर को 700 मेगावाट्स तक ले जाना। रिएक्शन को और स्पीड अप करने की जरूरत थी। एंटली ने फिर इंस्ट्रक्शंस दी कि भाई और स्पीड अप करो, और स्पीड अप करने की जरूरत है यहाँ पर, और कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकालो। हुआ क्या कि 211 कंट्रोल रॉड्स होती हैं रिएक्टर में, उनमें से सारी बाहर निकल चुकी थी एक्सेप्ट 8 ऑफ देम। सिर्फ 8 कंट्रोल रॉड्स अंदर घुसी हुई थी। ये एक्चुअली में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का वायलेशन था, क्योंकि रूल बुक में लिखा गया था किसी भी हालत में 15 से कम कंट्रोल रॉड्स नहीं होनी चाहिए रिएक्टर में। लेकिन यहां पर सिर्फ 8 कंट्रोल रॉड्स इन्होंने रिएक्टर में छोड़ी। इसी रीजन से पावर फिर तेजी से बढ़ने लगी। 1:19 एक्चुअली में इतनी तेजी से कंट्रोल रॉड्स बाहर निकाली गई कि रिएक्शन सडनली बहुत स्पीड अप हो गया। पावर आउटपुट बड़ी तेजी से बढ़ गया और जो थोड़ा बहुत पानी मौजूद था कोर के अंदर, वो अचानक से स्टीम में बदल गया। इसका मतलब ये भी हुआ कि पानी की मात्रा कम होती गई रिएक्टर कोर में, और पानी यहाँ पर कूलेंट का काम करने लग रहा था। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट हो गया यहाँ पर। जैसे जैसे पानी स्टीम में बदलता जा रहा था, पानी कूलेंट की तरह एक्ट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से रिएक्शन और स्पीड अप होता जा रहा था। वैसे फन फैक्ट यहाँ पर एग्जैक्टली इसी पॉजिटिव फीडबैक लूप को अवॉइड करने के लिए आज के दिन के जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, वो पानी को एज अ कूलेंट और एज अ मॉडरेटर दोनों इस्तेमाल करते हैं। तो अगर पानी की मात्रा कम होने लगेगी तो मॉडरेटर की मात्रा भी कम हो जाएगी, तो अपने आप ही एक्सेलरेटर से आपका पैर उठ जाएगा, एक नेगेटिव फीडबैक लूप बन जाएगा। लेकिन इस आरबीएम के रिएक्टर में मॉडरेटर का काम ग्रेफाइट कर रहा था और पानी अचानक से देखते ही देखते भाप बनता जा रहा था। अभी तक जो ज़ीनॉन मौजूद था इस रिएक्टर के अंदर, जो रिएक्शन को स्लो डाउन कर रहा था, वो इस रिएक्शन के स्पीड अप होने की वजह से जल गया। तो अब ज़ीनॉन भी नहीं बचा न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब करने के लिए। ये वो पॉइंट था जहां पर एक्सट्रीम पावर सर्ज हो गया। न्यूक्लियर रिएक्शन की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ गई। स्टीम भी यहां पर बहुत ज्यादा बन रही थी और जो लिड थी इस पूरे कंटेनमेंट स्ट्रक्चर की, वो हिलने लग गई। पूरे बिल्डिंग में शॉक वेव्स देखने को मिले। वर्कर्स ने रियलाइज किया कि अब एकदम से स्टॉप दबाने की जरूरत है। इमरजेंसी स्टॉप का बटन दबाया 1:23 पर। इस बटन को दबाने का मतलब था कि कंट्रोल रॉड्स वापस घुसाई जाएंगी रिएक्टर के अंदर रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए। ऊपर से देखकर आपको लगेगा कि बड़ी ही लॉजिकल स्टेप है, क्योंकि हमारी गाड़ी बहुत तेज चलने लग रही है, ब्रेक दबाने की जरूरत है उसे स्लो डाउन करने के लिए। लेकिन इस रिएक्टर में एक डिजाइन फ्लॉ था। एक बहुत बड़ी गलती थी कंट्रोल रॉड के डिजाइन में। कंट्रोल रॉड एक्चुअली में 2 हिस्सों से बनती है। मेन हिस्सा कंट्रोल रॉड का बोरॉन से बना है, जो एक्चुअली में रिएक्शन को स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब करके। लेकिन जो टिप है इस कंट्रोल रॉड की, वो ग्रेफाइट से बनी है, और ग्रेफाइट यहाँ पर मॉडरेटर का काम करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो हुआ क्या, जैसे ही वो बटन दबाया गया, सारी कंट्रोल रॉड्स अंदर घुसाई गई रिएक्टर के। सारी कंट्रोल रॉड्स की टिप पर ग्रेफाइट मौजूद था। एकदम से धमाका हो गया। ग्रेफाइट ने उस ऑलरेडी तेज चल रहे रिएक्शन को और भी एक्सट्रीम तरीके से स्पीड अप कर दिया। रिएक्टर की पावर जनरेशन 33,000 मेगावाट्स तक पहुंच गई। ये पहला धमाका 6 से 7 सेकंड बाद हुआ था इमरजेंसी बटन दबाने के। इस धमाके की वजह से एक्चुअली में रिएक्टर का कोर मेल्ट करने लग गया। 2 से 3 सेकंड बाद एक और इससे भी ज्यादा पावरफुल धमाका हुआ, जो इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर 1000 टन की लिड लगा रखी थी, वो भी हवा में उड़ गई। रेडियो एक्टिव मटेरियल एटमॉस्फेयर में फैलने लगा। दूसरे धमाके के पीछे रीजन बताया जाता है कि जो ग्रेफाइट मौजूद था
वो भी आग से जलने लग गया, उसकी भी कंबशन हो गई। 2 लोग तो इंस्टेंटली मारे गए इस धमाके की वजह से, लेकिन 100 से ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और कम से कम 5% यूरेनियम फ्यूल जो था, 192 टन यूरेनियम फ्यूल था वहां पर रिएक्टर में, वो एटमॉस्फेयर में गया। 1:26 पर फायर अलार्म बजना शुरू होता है और फायर फाइटर्स आते हैं यहाँ पर। शुरुआत में फायर फाइटर्स को कोई आइडिया नहीं था कि एक्चुअली में होने क्या लग रहा है यहाँ पर। वो जब इस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है नॉर्मल आग लगी होगी, पानी से आग बुझाना शुरू करते हैं, लेकिन ये जो आग लगी थी ये ग्रेफाइट की आग लगी थी, ये इतनी आसानी से बुझने वाली आग नहीं थी। इस आग को बुझाने में 10 दिन से ज्यादा का समय लगा। हेलीकॉप्टर्स को बुलाया गया कि वो आसमान से आकर हजारों टन क्ले, सैंड, बोरॉन और लेड जैसे एलिमेंट्स को टपकाएं इसमें। ये वो एलिमेंट्स हैं जो रेडिएशन के स्प्रेड को कम कर सकते हैं, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था करना, क्योंकि हेलीकॉप्टर को उस पर ये सारा सामान गिराने के लिए उस आग के ऊपर आना पड़ता, जो कि बहुत ही डेंजरस था। एक हेलीकॉप्टर तो इसकी वजह से क्रैश भी कर गया ऑन साइट और 4 लोग मारे गए। जो फायर फाइटर्स आग बुझाने पहुंचे थे, जब वो वापस गए अपने घर तो उन्हें फटीग होने लगा, उल्टी आने लगी। ये सारे रेडिएशन सिकनेस के सिम्टम्स थे। जब आपको एक्सपोजर होता है एक्सट्रीम हाई डोज ऑफ रेडिएशन का, तो ये सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं और इसका मतलब ये है कि आपकी कुछ ही महीने में मौत हो जाएगी। रेडिएशन के बारे में चीज कुछ ऐसी है कि जितना ज्यादा आपको एक्सपोजर होता है रेडिएशन का, उतना ही ज्यादा ये आपके लिए जानलेवा होता है। करीब 28 फायर फाइटर्स इनमें से एक्चुअली में कुछ महीनों बाद ही मारे गए थे। वो लोग जिनको थोड़ा सा और कम रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ, वो 1-2 साल बाद मारे गए। जिनको थोड़ा और कम एक्सपोजर हुआ रेडिएशन का, उनमें कैंसर जैसे डिजीजेस डेवलप हुए 10 साल बाद जाकर। वापस रिएक्टर पर आए 10 दिन बाद आग तो बुझ गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस हो रही थी इस रिएक्टर से आग बुझने के बाद भी, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा था। इस हीट की वजह से जो रिएक्टर का बेस था उसमें क्रैक आने लग चुके थे, और ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज थी, क्योंकि रिएक्टर के नीचे एक पानी की टंकी थी जो रेडियो एक्टिव वाटर से भरी हुई थी। अगर वो रिएक्टर जहां पर बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही थी पानी से जाकर टच कर जाता, तो ये पानी अचानक से स्टीम में बदल जाता। और जब टेम्परेचर इतने ज्यादा हाई होते हैं, जब पानी बहुत इंस्टेंटली स्टीम में बदलता है, इसकी वजह से ही एक्सप्लोजन होता है। क्योंकि आपको याद हो, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, जो लिक्विड्स होते हैं वो गैस के कंपैरिजन में कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। गैस के जो एटम्स होते हैं वो और स्प्रेड आउट होते हैं, उन्हें ज्यादा स्पेस चाहिए होती है। जब पानी अचानक से भाप में बदलता है, वो स्पेस कहाँ है भाप एग्जिस्ट करने के लिए? नहीं है, इसीलिए बड़ा धमाका होता है। तो उन्हें डर था कि एक तीसरा धमाका यहाँ पर हो जाएगा जो उससे भी ज्यादा बड़ा होगा, जो अभी तक 2 धमाके हुए हैं, और इस धमाके का मतलब होगा कि और भी ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल स्प्रेड होने लग जाए। इस चीज को यहाँ पर होने से रोकने का एक ही तरीका था कि कोई वहां पर उस पानी की टंकी में जाकर डुबकी लगाए और पानी को ड्रेन कर दे, पानी सारा बाहर निकाल दे रिएक्टर से दूर। और ये काम करने के लिए किसी को सही में एक हीरो होना पड़ता, क्योंकि वो पानी रेडियो एक्टिव था। जो भी उस पानी में डुबकी लगाएगा उन्हें पूरी जिंदगी के लिए जान का खतरा रहेगा। ये हो सकता है कि उनकी मौत कुछ सालों बाद ही हो जाए, ये भी हो सकता है कि कुछ महीने बाद ही वो मर जाए। लिटरली उन्हें अपनी जान रिस्क पर डालनी थी ये काम करने के लिए। और हमारे ये हीरो निकले 3 लोग, एलेक्साई एनानिको, वेलराय बेज़पालोव और बोरिस बारानोव। 4 मई 1986 को सिंपल डाइविंग इक्विपमेंट पहनकर इन्होंने वाटर टैंक के अंदर डाइव करी। अंधेरे में सिर्फ एक लैंप की मदद से इन्होंने स्विमिंग करी और वो वॉल्व्स लोकेट किए जिन्हें खोला जा सके और पानी को ड्रेन किया जा सके। ये 3 लोग हमारी कहानी के इतने बड़े हीरो हैं कि आप यकीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहा जाता है कि अगर ये तीसरा एक्सप्लोजन हो जाता, ये इतना खतरनाक होता कि मिलियंस ऑफ लोग मारे जाते और अगले 5 लाख सालों के लिए ऑलमोस्ट पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट अनइनहेबिटेबल बन जाता। अच्छी खबर ये है कि ये तीनों डाइवर्स एक्चुअली में सर्वाइव कर गए। हालांकि बोरिस की मौत 2005 में हुई हार्ट अटैक की वजह से, लेकिन एलेक्साई और वालराय दोनों आज के दिन तक जिंदा हैं। एक बार ये रिस्क खत्म हुआ तो अगला स्टेप था एक्चुअली में जो रेडियो एक्टिव वेस्ट वहां पर मौजूद था उसे क्लीन अप करना। शुरुआत में सोवियत के ऑफिसर्स ने रिमोट कंट्रोल रोबोट्स का इस्तेमाल किया ये करने के लिए, लेकिन ये रोबोट्स एक्चुअली में रेडियो एक्टिविटी के पास जाकर ब्रेक डाउन होने लग गए। यहाँ पर फिर हजारों लोगों को भेजना पड़ा कि वो क्लीन अप करें। इन लोगों को लिक्विडेटर्स बुलाया जाता था। 1986 और 1987 के बीच में 2 लाख लिक्विडेटर्स गए थे इस एरिया को एक्टिवली क्लीन करने के लिए। जब ये धमाका हुआ और आग बुझाई जा रही थी, सोवियत यूनियन की सरकार ने एक्चुअली में इस पूरे डिजास्टर को
को कवर अप करने की बहुत कोशिश करी। कोल्ड वॉर अभी भी चली रही थी। सोवियत यूनियन नहीं चाहता था कि दुनिया को पता चले कि यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन ये एक ऐसी चीज थी जिसे ज्यादा दिन तक छुपा कर नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव डस्ट था ये स्वीडन तक पहुंच रहा था। स्वीडिश मॉनिटरिंग स्टेशंस ने डिटेक्ट किया कि जो रेडियो एक्टिविटी के लेवल्स हैं वो कुछ ज्यादा ही हाई हो रहे हैं, और फिर उन्होंने हवा की डायरेक्शन की एनालिसिस करी और अंदाजा लगा पाए कि इसका सोर्स कहां पर होगा। इसी की वजह से सोवियत अथॉरिटीज मजबूर हुए इस डिजास्टर की इंफॉर्मेशन पब्लिक करने को। 28 अप्रैल 1986 को सोवियत यूनियन ने एडमिट किया कि यहाँ पर एक डिजास्टर हुआ है, 2 दिन बाद एक्चुअल डिजास्टर के। इस पावर प्लांट के आसपास जो लोग रहते थे उन्हें भी काफी देर बाद बताया गया कि यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या है। ये भी अपनी एक कहानी है जिसके लिए ब्लेम किया जाता है सोवियत की सरकार को। 2 मई 1986 तक इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के चारों तरफ एक 30 किलोमीटर का रेडियस बना दिया गया था। इसे एक एक्सक्लूजन जोन डिक्लेयर किया गया कि ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर कोई नहीं जा सकता साइंटिस्ट और सरकारी ऑफिशियल्स के अलावा। इस पूरे रेडियो एक्टिव वेस्ट को एक्चुअली में कंटेन करने के लिए एक और स्ट्रक्चर बनाया गया है इसके ऊपर, जिसे सैक्रोफेगस कहा जाता है। नवंबर 1986 में कंप्लीट हुआ कंक्रीट और मेटल का बना स्ट्रक्चर, जिससे कि रेडिएशन यहाँ से निकलना कंट्रोल में लाया जा सके। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ये स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था। करीब 28 साल बाद कंस्ट्रक्शन के इसमें क्रैक्स और रस्टिंग होने लग गई। इसी रीजन से साल 2010 में एक नए सेफ कन्फाइनमेंट की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। इस नए स्ट्रक्चर को एग्जिस्टिंग सैक्रोफेगस के ऊपर फिट कर दिया गया। $3 बिलियन लगे थे वैसे इसे बनाने में, इस नए स्ट्रक्चर को, और करीब 9 साल बाद ये बनकर तैयार हुआ। सिर्फ 2019 में ही कंप्लीट हुआ। लेकिन इस बार थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इसे बनाया गया है, तो कहा जाता है कि अगले 100 सालों तक ये रिएक्टर को बंद करके रख सकता है। 2018 में यूनाइटेड नेशंस की साइंटिफिक कमेटी ने रिपोर्ट किया कि 20,000 थायराइड कैंसर के केसेस देखने को मिले हैं बच्चों में जो 18 साल से कम की उम्र में थे और डिजास्टर के वक्त मौजूद थे। कहा जाता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है जो रेडियो एक्टिव डस्ट था वो घास पर जाकर गिरा, उन पैस्चर्स पर जहां पर गाय को पाला जाता था। इन काउज ने जाकर उन घास को खाया और जो दूध निकला उन काउज से, उसमें आयोडीन 131 की बहुत ज्यादा मात्रा मौजूद थी, जो एक्चुअली में हमारे थायराइड ग्लैंड में जाकर एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से बच्चों को थायराइड कैंसर हुआ। जो पेड़ पौधे इस एरिया के आसपास मौजूद थे उन पर एक रेड जिंजर कलर का टिंट दिखने लगा। इसी रीजन से उस एरिया को आज के दिन बुलाया जाता है रेड फॉरेस्ट। इकोनॉमिक्स की बात करें तो सोवियत यूनियन को इस पूरे डिजास्टर की कॉस्ट पड़ी $235 बिलियन। इमेजिन करके देखो कितना सारा पैसा है। इमरजेंसी रिस्पांस, क्लीन अप, लोगों को रीलोकेट करना, सर्वाइवर्स का खर्चा भरना, इवैक्यूएशन करना, एनवायरनमेंट को डीकंटेमिनेट करना, इन सारी चीजों का खर्चा था। पॉलिटिकली देखा जाए तो कहा जाता है कि ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हुआ। दुनिया भर के साइंटिस्ट ने रिसर्च करनी शुरू करी कि कैसे इन न्यूक्लियर डिजास्टर्स को होने से रोका जा सके फ्यूचर में। एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस डिजास्टर साल 1989 में एक वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर्स की स्थापना करी। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था कि सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो दुनिया भर में हैं उनका सेफ्टी चेक किया जाए और ये रिसर्च करी जाए कि कैसे उनकी सेफ्टी बढ़ाई जा सकती है। इसका एक एग्जांपल तो मैंने आपको बताया ही कि कैसे आज के दिन जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो पानी को एज अ मॉडरेटर भी इस्तेमाल करते हैं और एज अ कूलेंट भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पॉजिटिव फीडबैक लूप ना हो सके। इवन दो इस एरिया में इतनी ज्यादा रेडिएशन थी, चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के जो बाकी हिस्से थे वो एक्चुअली में ऑपरेशन में चलते रहे अंटिल द ईयर 2000 यूक्रेन देश की पावर नीड्स को मीट करने के लिए। उसके बाद कहा गया कि इस पावर स्टेशन को डिसमेंटल कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस अभी भी जारी है। एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2028 तक जाकर ये प्रोसेस खत्म होगा। करीब 2400 लोग आज के दिन तक इस प्लांट में काम करते हैं। ये लोग या तो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं एक्सक्लूजन जोन को डिफेंड करने के लिए, या फायर फाइटर्स हैं, या साइंटिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं, या सर्विस स्टाफ है। क्योंकि रेडिएशन लेवल्स वहां पर इतने ज्यादा हाई हैं, ये एक्चुअली में सिर्फ 2 शिफ्ट्स के लिए काम करते हैं एक हफ्ते में और इन्हें रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है देखने के लिए कि इनके अंदर कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है। बाकी जो आसपास का एरिया था जो 30 किलोमीटर रेडियस की एक्सक्लूजन जोन बनी हुई है, इंसानों ने उसमें रहना कंप्लीटली छोड़ दिया है। वॉर शुरू होने से पहले कुछ टूरिस्ट ग्रुप्स उस एरिया में जाते थे, लेकिन मोर और लेस उस एरिया को नेचर ने टेक ओवर कर लिया है। कुछ बड़े एनिमल्स जैसे कि वुल्व्स, डियर, लिंक्स, बीवर, ईगल्स, बोर्स, बेयर्स इस जगह पर अब पाए जाते हैं। इनमें से कुछ एनिमल्स तो एंडेंजर्ड भी हैं जिनकी पॉपुलेशन यहाँ पर ग्रो कर रही है क्योंकि इंसान यहाँ पर मौजूद नहीं है। कुछ जानवरों पर रेडिएशन जरूर इफेक्ट करी है, उनमें डिफॉर्मिटीज देखने को मिली है, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट एक्चुअली में जानवरों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा इस रेडिएशन का। तो ये थी कहानी दोस्तों दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर की।